चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उसको देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अम्ल को पहचानना है। ये है HNO3, NaCO3 और CaOH2 और HCl। तो ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। और ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहचानना है तो अम्ल और क्षार के उदाहरण में बताया था। ये जो होता है क्या है? एसिड, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं HNO3। और ये HCl, ये क्या है? अम्ल है। और अम्ल को एक तरीके से और पहचान सकते हो, क्योंकि ज्यादातर अम्ल जो होते हैं उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सभी में नहीं होता, कुछ अम्ल होते हैं अगर मॉडर्न की भाषा पढ़ोगे तो, लेकिन ज्यादातर अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन होगा तभी वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और हाइड्रोजन भी किस रूप में होना चाहिए? H+ के रूप में। तो यहाँ देख सकते हो ये नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो ये क्या है? H+ के रूप में निकल सकते हैं, इसलिए क्या है? अम्ल है। और ये क्षार है, ये भी क्षार। इनकी प्रकृति क्या होती है? सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। तो यहाँ से अम्ल को पहचानना था। तो ये है अम्ल और ये वाला, ठीक। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाना। प्रबल अम्ल है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। तो अम्ल और क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं? बताया था कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल या क्षार जो पूर्णतः आयनिक होते हैं। तो अम्ल और क्षार की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? आयनन पर। अम्ल क्षार की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? आयनन, मतलब वो कितनी अधिक मात्रा में आयन दे सकता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि वो पूर्णतः आयनिक हो सकता है, H+ आयन, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ये प्रबल अम्ल क्यों है? क्योंकि यह पूर्णतः आयनिक हो सकता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, क्योंकि वह आंशिक रूप से आयनिक होता है, पूर्णतः आयनिक नहीं हो पाता। इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है और H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। तो जो अम्ल और क्षार की प्रबलता है आयनन पे डिपेंड करता है। आयनन जितना अधिक होगा वो उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। और आयनन कम होगा तो क्या होगा? दुर्बल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तब प्रारंभ में रंग परिवर्तन दिखाई नहीं देता, किंतु कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला हो जाता है। तो ये पढ़े हो कि कोई लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, बताया था छलनी करके। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो वो क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ सूखे लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर सूखा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? निर्जल होता है, मतलब उसमें जल नहीं होता। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ठोस लैब में रहता है वो क्या होता है? अनार्द्र होता है, सूक्ष्म होता है, निर्जल होता है। सूक्ष्म सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रहते हैं लैब में। तो उसको अगर लाल लिटमस पेपर पर डालोगे तो रंग चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ समय पश्चात ये क्या करता है? पानी को अवशोषित करके आर्द्र हो जाता है, आर्द्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कुछ समय पश्चात क्या होता है? उसका रंग नीला हो जाता है। मतलब ये जो है सूक्ष्म है वो जल को वायुमंडल से अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल में नमी होती है, पता है। तो जो जलीय या फिर आर्द्र जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है? नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ये पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी अम्ल या क्षार विलयन के रूप में ही क्या करते हैं? अपने गुण दर्शाते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं। तो विलयन बन जाता है, ये अवशोषित करके जल को विलयन के फॉर्म में आ जाता है, तभी उसका रंग क्या होता है? कुछ समय बाद नीला हो जाता है। फिर है चौथा क्वेश्चन, ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं। मतलब इस ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जो सल्फ्यूरिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल प्रदर्शित करते हैं। तो इसका कारण क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। स्टार्च भी क्या होता है? कार्बन
स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है इसका, तो ये उसका और जो सूत्र है सामान्य। तो स्टार्च में भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और क्या भी है एसिटिक अम्ल। ये दोनों क्या होते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन ये दोनों अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि हाइड्रोजन सभी में है। तो हाइड्रोजन का होना अम्लीय गुण नहीं दर्शाता। क्या दर्शाता है कि हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में है कि नहीं। तो ग्लूकोज और स्टार्च में जो हाइड्रोजन है वो H+ आयन के रूप में नहीं रहता, इसलिए ये लोग अम्लीय गुण नहीं दर्शाते। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में हो सकता है। जलीय विलयन में H+ के रूप में आयनित हो सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, इसलिए इन लोग क्या करते हैं, अम्लीय गुण दर्शाते हैं। तो ये अंतर इन दोनों में ये है, तो ग्लूकोज H+ आयन डोनेट नहीं कर सकता और स्टार्च भी नहीं कर सकता, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल करते हैं, इसलिए क्या करते हैं लोग, अम्लीय गुण दर्शाते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्लूकोज और स्टार्च जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं होता, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल करते हैं, क्योंकि इसके जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं। फिर है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं, अगर हाँ तो विलयन क्षारीय क्यों होता है। क्वेश्चन में है कि यदि कोई क्षारीय विलयन है तो उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं कि नहीं, अगर होते हैं तो फिर क्षारीय क्यों होता है। पढ़े हैं कि H+ होने से क्या होता है, विलयन अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर क्षारीय विलयन है तो उसमें H+ होगा कि नहीं। तो क्षारीय विलयन में भी H+ होता है, क्योंकि विलयन क्या होता है, जलीय विलयन। H2O है तो इसका आयनन किस प्रकार से होता है, एक तो H+ और OH। pH मान पढ़ा रहा था तो बताया था कि H+ की अगर सांद्रता अधिक है तो विलयन अम्लीय होगा, और OH की सांद्रता अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। अगर दोनों की सांद्रता बराबर है तो विलयन उदासीन होगा। तो जलीय विलयन बनाओगे तो ये दोनों आयन तो रहेंगे, लेकिन एक कम मात्रा में रहेगा तो क्या होगा, एक कम रहेगा एक ज्यादा रहेगा। तो अगर H+ ज्यादा है मतलब अम्लीय विलयन है, अगर OH ज्यादा है मतलब क्षारीय विलयन, अगर दोनों बराबर है तो उदासीन। तो कोई भी क्षारीय विलयन में H+ आयन होता है, और विलयन क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अधिक होती है और हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसलिए वह विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय विलयन भी हाइड्रोजन प्लस आयन रखते हैं, याद रखें। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो कोई भी क्षारीय विलयन है उसमें H+ आयन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन रहे H+ ना रहे। अम्लीय होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें H+ रहे OH ना रहे। अम्लीय होने का सीधा सा अर्थ है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और क्षारीय विलयन का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। एक पेज पे देख सकते हो pH मान जो होता है, pH मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन की सांद्रता अगर अधिक है तब क्या होगा, अधिक, तब होता है विलयन अम्लीय होता है, ये याद रखना। और हाइड्रोजन की सांद्रता अगर कम है तब विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या फिर pH मान, यदि हाइड्रोजन की सांद्रता क्या हो, अगर अधिक हो pH में, अगर हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक है तो अम्लीय। तो pH मान जस्ट हाइड्रोजन सांद्रता का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो समझ आ जाएगा। आपके पास दो जलीय विलयन है A और B। विलयन A का pH कितना है, 6, और B का pH मान है 8। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, और इनमें से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, बताना है। तो जानते हो कि 7 से कम होगा अगर pH मान तो क्या होता है, अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो क्या होता है, विलयन क्षारीय। pH मान देखो, A का pH कितना है, 6 है, तो 6 मतलब 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। B का pH मान 8 है, 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा।
लेकिन और दिया है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो जो जितना ज्यादा अम्लीय होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी अधिक होती है। तो जो ए विलयन है उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, लेकिन इसका पीएच मान कम है। तो पीएच मान कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। याद रखो यहाँ पर जस्ट अपोजिट है ना, ये देखो पीएच अगर कम है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक, क्योंकि pH इक्वल टू होता है माइनस में लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो लॉग में जो माइनस लगा है यही बताता है कि अगर pH वैल्यू बढ़ेगी मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, अगर pH वैल्यू घट रही है मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है। जस्ट अपोजिट माइनस चिन्ह लगा है, सूत्र पढ़े हो, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें अधिक होगी, pH 6 वाले में। तो A है और उसका प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा वो विलयन, और क्षारीय विलयन कौन सा होगा, B, क्योंकि उसका pH मान 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 विलयन है, पांचों का pH दिया गया है और उसके आधार पे ये बताना है कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन प्रबल क्षार है, कौन दुर्बल अम्ल है, ये सब बताना है। तो देखो A का pH कितना है, 9, B का pH है 7, C का है 1, D का है 13 और E का है 6। क्या बताना है, दुर्बल क्षारीय। में सबसे पहला क्वेश्चन है दुर्बल अम्लीय, कौन सा दुर्बल अम्लीय होगा। तो दुर्बल अम्लीय मतलब pH मान बताया था, इस प्रकार से बताया था, pH बढ़ा रहा था तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। pH स्केल देख पढ़े हो, pH स्केल का मान क्या होता है, 0 से लेके 14 तक। तो 7 क्या होता है, उदासीन। 7 क्या होता है, उदासीन। और ये 4 से लेके ये होते हैं दुर्बल अम्लीय, और ये प्रबल अम्लीय। इस प्रकार से बनाया था। और इधर 8 से लेके 10 तक होता है दुर्बल क्षार, और ये 11 से लेके 14 प्रबल क्षार। pH देख के बता सकते हो कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, दुर्बल अम्लीय कौन सा होगा, तो जिसका pH मान क्या हो, 4 से 6 हो। ये देखो E क्या है, इसका pH मान 6 है, तो वो क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होगा E। उसके बाद है दुर्बल क्षार कौन होगा, दुर्बल क्षार मतलब 8 से लेके 10 तक के बीच में, तो ये 9 वाला A। तो दुर्बल क्षारीय कौन होगा, A। फिर है प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय मतलब 0 से लेके 3 तक का, तो 1 C, ये आएगा प्रबल अम्लीय। फिर है प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार मतलब क्या, 11 से लेके 14 तक का, तो ये 13 बीच में है, तो ये आएगा प्रबल क्षार। फिर उदासीन, उदासीन का पता है 7 होगा, तभी उदासीन किसके है, B का। तो इस प्रकार से लिख सकते हो, बता सकते हो। तो ये ध्यान रखना, 0 से लेके 7 तक में, 1 से लेके 3 तक क्या होते हैं, प्रबल अम्लीय होते हैं, 4 से 6 दुर्बल अम्लीय, उसके बाद उदासीन 7, तो 8 से लेके 10 दुर्बल क्षार, और 11 से 14 क्या होते हैं, प्रबल क्षार। और जैसे जैसे विलयन देखो, और एक चीज समझ आ रहा है कि pH मान जैसे जैसे 7 से कम होता जा रहा है, अम्ल की प्रबलता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 6 है तो क्या होगा, कम अम्लीय होगा, 5 है तो उससे भी ज्यादा अम्लीय, 4 उससे भी ज्यादा, 3 उससे भी ज्यादा, मतलब लेफ्ट टू राइट इस ओर आओगे तो क्या हो रही है, अम्लीयता बढ़ रही है, ये ध्यान रखना। और अगर 7 से इस साइड जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती है, और अम्लीयता क्या होती है, कम होती है।
तो इस बेस पे तुलना कर सकते हो। अब आगे किसी में और क्वेश्चन है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। एक तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, और पीएच मान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम के मान में जमाना है। तो कौन सबसे पहले आएगा? अब क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे अधिक प्रबल अम्लीय कौन है, मतलब इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसके बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें सबसे ज्यादा अधिक होगी? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक किसमें होगी? जो सबसे ज्यादा अम्लीय है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? सी। तो सी सबसे ज्यादा होगा। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। बढ़ते क्रम में जमाना है मतलब सबसे छोटे को पहले लिखेंगे और सबसे बड़े को आखिर में। कौन से? इंक्रीज ऑर्डर में जमाना है, बढ़ते क्रम में। तो सी का पीएच मान सबसे कम है, मतलब इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा है। पी के बाद क्या है? 6। तो उसके बाद क्या रहेगा? 6 किसका है? ई का। तो ये क्या होगा? इससे कम अम्लीय होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सी से क्या होगी? कम होगी। फिर उसके बाद है 7। 7 के बाद है 9। 9 वाला कौन सा है? ए। और फिर 13 डी। तो डी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम है, फिर उसके बाद ए, उसके बाद बी, और सबसे ज्यादा किसमें है? सी में। ये कौन सा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यही अगर पीएच मान के आधार पे अगर इसको बढ़ते क्रम में जमाओगे तो जस्ट इसका उल्टा होगा। पीएच मान बढ़ते क्रम में जमाना है तो जस्ट इसका उल्टा प्राप्त होगा। सी सबसे कम होगा, फिर ई, फिर बी, फिर ए, फिर डी। देख सकते हो सी का मान कितना है? 1 सबसे कम, इसका 6, ये 7, ये 9, ये 13। तो एक चीज समझ आ रहा है, पीएच मान अगर बढ़ते क्रम में लिखे हैं तो 1 से 13 तक बढ़ रहा है तो सी, ई, बी, ए, डी आ रहा है, और जबकि हाइड्रोजन का लिखे हैं तो जस्ट उल्टा। तो ये पीएच और जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है एक दूसरे के विपरीत होती है, ये याद रखना। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग होता है ये, वो एक दूसरे के विपरीत। अगर हर पीएच मान ज्यादा है मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, और अगर पीएच मान कम है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो ये वाला क्रम पूछा है क्वेश्चन में, इसको बना लेंगे। बढ़ते क्रम में जमाना है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। चलिए 3 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। चलिए आगे के 3 क्वेश्चन में बच्चे उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय और क्षारीय मूलक पहचानना है। क्षारीय मूलक कौन से और अम्लीय मूलक? तो अम्लीय मूलक क्या होते हैं बताया था मैं। अम्लीय मूलक में किसी भी लवण के वे पार्ट होते हैं जो अम्ल से आते हैं, और अम्लीय मूलक मतलब ऋणात्मक आवेश वाला प्राप्त, ऋणावेश वाला भाग जो होता है क्या कहलाता है? अम्लीय मूलक। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह अम्ल से आता है। अम्ल से आने वाला भाग क्या कहलाता है? अम्लीय मूलक। और इसके आवेश क्या होती है? ऋणावेश होता है। क्षारीय मूलक क्या होता है? धनावेश पार्ट, धनावेश वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? क्षारीय मूलक। क्षार से आने वाला भाग। रासायनिकरण की क्रिया पढ़ी थी उसमें बताया था। तो यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ कि अम्लीय मूलक क्या होते हैं और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। बराबर देख लो। अम्लीय मूलक क्या होता है? अगर कोई लवण है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो धनावेश भाग होता है, एक ऋण आवेश। तो ऋण आवेश भाग क्या कहलाता है? अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्यों कहलाता है? क्योंकि वह अम्ल से आता है। रासायनिकरण अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, तो वहाँ किससे आता है? वह पार्ट अम्ल से आता है। और क्षारीय मूलक क्या होते हैं? धनावेशित भाग, इसमें धनावेश हो, और वो किससे आता है? क्षार से आता है, इसको इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक बोलते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड में बताना है, अमोनियम क्लोराइड, इसमें बताना है कि कौन सा भाग अम्लीय मूलक है और कौन सा क्षारीय। अमोनियम
क्लोराइड है तो अमोनियम प्लस Ca माइनस। अब बता सकते हो ये प्लस वाला भाग क्या है, क्षारीय मूलक है, और Cl वाला भाग क्या है, माइनस वाला भाग क्या है, अम्लीय मूलक है। तो ये क्या होगा, क्षारीय मूलक, क्षार से आया है, ये क्या होगा, अम्लीय मूलक। बस आवेश पता रहना चाहिए। वैसे देख के बता सकते हो, हमेशा कोई भी अणु सूत्र लिखा रहता है तो जो प्लस वाला भाग रहता है क्या लिखा रहता है, सबसे पहले लिखा रहता है। नाम में भी सबसे पहले जो प्लस धन चार्ज वाले होते हैं या धन आवेश वाले, उनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद माइनस चार्ज वालों का लिखा जाता है। याद रखो, ज्यादातर अणु सूत्र जितने भी पढ़ोगे उसमें धन वाला भाग पहले होता है, माइनस वाला भाग बाद में होता है। और नामकरण भी इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, मतलब प्लस वाला भाग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद माइनस वाला। जैसे कि ये है कॉपर सल्फेट, ये Cu2 प्लस और ये सल्फेट माइनस। ये कॉपर, ये सल्फेट, तो ये क्या है, प्लस वाला भाग पहले है, उसके बाद क्या है, माइनस वाला भाग। तो प्लस वाला भाग क्या कहलाता है, क्षारीय मूलक, और माइनस वाला भाग अम्लीय मूलक। अम्ल से आया है इसलिए अम्लीय मूलक कहलाता है, और क्षार से आया इसलिए क्षारीय मूलक। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में पढ़े हैं, एक बार और अगर देखना हो तो बता देता हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि उसी का देख लेते हैं, जैसे कि HCl एक अम्ल, इसमें सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखो ये प्रबल अम्ल है, एक दुर्बल क्षार है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण, कॉपर सल्फेट और जल। तो इसको देखो H प्लस रहेगा, सल्फेट 2 माइनस, ये क्या है, कॉपर 2 प्लस हीलियम में, और ये OH माइनस, OH है, कॉपर 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, इतना देखते हैं, और ये है H प्लस OH, ये तो जानते हैं। और देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसमें देखो ये जो कॉपर आया किससे आया है, क्षार से आया है। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, कॉपर 2 पॉजिटिव इससे आया है, क्षार से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक। और क्षारीय मूलक को कैसे पहचानते हैं, उसमें क्या होता है, धन आवेश होता है। फिर ये सल्फेट देखो ये किससे आया है, H2SO4 से, H2SO4 क्या है, अम्ल है, अम्ल से आने वाला पार्ट क्या कहलाएगा, अम्लीय मूलक। और अम्लीय मूलक की पहचान करने कैसे करेंगे, उसमें माइनस चार्ज होगा, तो यही देख लेना, अगर धन चार्ज है तो क्षारीय मूलक होगा। और क्षारीय मूलक क्यों होगा, क्योंकि वह क्षार से आता है। और अगर माइनस चार्ज है तो अम्लीय मूलक होगा, अम्लीय मूलक क्यों होगा, क्योंकि वह अम्ल से आता है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम कार्बोनेट का बना के देख लेंगे। एक है तो ये समझ आ जाएगा, ये पहले लिखा है, मतलब धन चार्ज वाला है, ऋण चार्ज वाला है, अमोनियम धन है और कार्बोनेट ऋण है, पहचान लोगे आराम से। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलय की प्रकृति को समझाना है। पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलय की प्रकृति, मतलब जल में अगर पोटेशियम क्लोराइड को घोलोगे तो उसका पीएच मान क्या होगा और उसकी विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। पोटेशियम क्लोराइड तो जो विलयन की प्रकृति है किस पे निर्भर करती है, बताया हूँ। विलयन की प्रकृति, किसी भी लवण के विलयन की प्रकृति किस पे निर्भर करती है, कि बनने वाला जो लवण है वो किससे मिलकर बना है, प्रबल अम्ल से मिलकर बना है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना है, कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है, कि दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर बना है, कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर मतलब दोनों प्रबल है या फिर दोनों दुर्बल है तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर प्रबल वाला पार्ट जैसे कि अम्ल है तो अम्लीय होगा, और प्रबल वाला पार्ट अगर क्षार है तो क्षारीय होगा, ये बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो KCl, तो K किससे आया है, KOH से, ये क्षार है, प्रबल क्षार। Cl किससे आया है,
HCl से। ये क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इन दोनों के आपस में मिलने से बना क्या है? KCl और H2O बनता है। KCl किससे मिलकर बना है? KOH और HCl से। दोनों प्रबल हैं तो इसकी विलयन की प्रवृत्ति क्या होगी? उदासीन। ये आ गया। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्या करें? कोई लवण बनाएंगे तो उसकी प्रकृति क्या होती है? उदासीन, क्योंकि पूरी तरह न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। पूरा जितना भी H+ और OH रहता है वो जल बन जाता है। और यदि पूछता है जैसे कि फेरिक क्लोराइड पूछ लिया, फेरिक क्लोराइड, तो इसकी विलय की प्रकृति अगर पूछता है तब तो ये किससे मिलके बना है? ये देखना, ये किससे बना है? फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बना है। तो HCl क्या है? प्रबल अम्ल है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय, क्योंकि एक क्षार तो दुर्बल है, अम्ल क्या है? प्रबल है, तो प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। और उदाहरण देख सकते हो, अमोनियम क्लोराइड के देख सकते हो, अमोनियम क्लोराइड, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है और ये HCl से आया है। HCl और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बने। तो HCl प्रबल अम्ल है, ये क्या है? दुर्बल क्षार है, तो इसकी भी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। और देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट का ही सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट करेंगे। सोडियम कार्बोनेट किससे मिलके बना है? एक तो प्लस वाला भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बनिक अम्ल H2CO3। तो ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार, और ये क्या है? दुर्बल अम्ल। इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल, तो ये क्या होगा? क्षारी होगा। तो अगर क्षार वाला भाग प्रबल है और अम्ल वाला भाग दुर्बल है तो प्रकृति क्या होगी? क्षारी। अगर क्षार वाला भाग दुर्बल है और अम्ल वाला भाग प्रबल है तो विलय की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। और अगर दोनों ही दुर्बल है या फिर दोनों ही प्रबल है तब क्या होगा? उदासीन, जैसे KCl। ये क्या होगा? उदासीन। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, कई बार आया है। KCl क्या होता है? उसका विलय उदासीन होता है, तो ये क्वेश्चन आएगा पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलय की प्रकृति क्या होगी? उदासीन, क्योंकि इससे यह किससे मिलकर बना है? एक तो KOH प्रबल क्षार और प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के मिलने से बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता जल जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? बताया हूँ एसिड रेन इसी क्लास में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में मिलकर क्या बनाते हैं? एसिड, जो कि वर्षा के जल में मिल जाता है। तो वर्षा जल जो वर्षा होती है क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की हो जाती है वर्षा की जल, उसको क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा से जन जीवन प्रभावित होता है। खेतों में अम्लीयता बढ़ जाती है तो उपज, धान की उपज क्या होता है? कम हो जाता है। अगर अम्लीयता 4 से 5 से अगर कम हो जाए अम्लीयता तब क्या होगा? धान की उपज कम हो जाती है। एसिड रेन होगा तो त्वचा में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, त्वचा जल जाता है, एसिड से बढ़ता है आप लोगों को, तो त्वचा जल सकता है, खुजली वगैरह हो सकता है। तो जन जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगी? तो एसिड वर्षा होगा या फिर अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा के प्रभाव जानते हो आप, पढ़ा चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड अधिक मात्रा में है तो अम्ल वर्षा होगी। और अम्ल वर्षा से वनस्पतियां नष्ट हो जाते हैं, ताजमहल की चमक भी कम हो रही है, इसके कारण अम्ल वर्षा के कारण। तो ठीक है, इस क्लास के जितने भी बुक के क्वेश्चन हैं बीच बीच में वो सब बता चुका हूँ। अब जो बुक के लास्ट में क्वेश्चन है ना वो खुद बना के देख लेना, उसको रिवीजन क्लास में देखेंगे। तो अगली क्लास में सीधा चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक।